एक एक्सपर्ट से हमने बात की और उनसे पूछा कि आने वाले समय में सोने में आपको क्या भविष्य दिखाई दे रहा है। गोल्ड की प्राइसेस फिर जल्दी कम नहीं होंगी और हो सकता है कि आने वाले समय में या दिसंबर या जनवरी तक हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ जाए यहाँ से। जो इन्होंने कहा था बिल्कुल वही हुआ। तो जिस समय हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस समय पर सोना जो है एक बार फिर से अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। जो कहा सो हुआ। अक्टूबर महीने में जब हमने सोने पर स्टोरी की तो एक एक्सपर्ट से हमने बात की और उनसे पूछा कि आने वाले समय में सोने में आपको क्या भविष्य दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने जैसा दावा किया था आज 2 महीने बाद बिल्कुल वैसा ही दावा जो है बिल्कुल फिट बैठा है। इसलिए हम फिर से अनिल राय जी के पास आए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत शुरू करूं, सोने पर इन्होंने 2 महीने पहले अक्टूबर महीने में जब नवरात्रि वगैरह चल रहे थे, नवरात्रि खत्म हो गए थे, उस दौरान एक दावा किया था। मैंने इनसे पूछा था कि सोने में आप आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं, तो उस समय इन्होंने क्या कहा था वो आप देख लीजिए, फिर इनसे बात शुरू करूंगा। गोल्ड की प्राइसेस जितनी तेज शार्प शूट अप हुई हैं, उस पर एक टेक्निकल लेवल पर हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। कहीं कुछ दुनिया में ऐसा होने वाला है जो कि किसी रिलेशन को, कंट्रीज़ के आपसी रिलेशन को डिस्टर्ब करने वाला है, तो गोल्ड की प्राइसेस फिर जल्दी कम नहीं होंगी और हो सकता है कि आने वाले समय में या दिसंबर या जनवरी तक हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ जाए यहाँ से। तो देख लीजिए, जो इन्होंने कहा था बिल्कुल वही हुआ। इन्होंने ये कहा था कि भाई थोड़ा बहुत मुझे करेक्शन दिखाई दे रहा है सोने में, और वो करेक्शन हुआ। और फिर इन्होंने ये कहा कि दिसंबर जनवरी में जो है सोना एक नए हाई पर पहुंच सकता है। तो जिस समय हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस समय पर सोना जो है एक बार फिर से अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है और चांदी तो नया हाई बना ही चुकी है। जी सर, ये आप प्रेडिक्शन वैसे करते कैसे हैं? पहले तो लोग ये समझना चाहेंगे, बाकी चीज़ पे बाद में आऊँगा। ये किस आधार पे आप बताते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो हम चार्ट पैटर्न देखते हैं, वो अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है कि जो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक डेटा होता है, पूरी दुनिया में जो डिमांड एंड सप्लाई का डेटा है, थोड़ी बहुत उसकी भी एनालिसिस करनी पड़ती है। तो इन दोनों को जब हम मिला के कंबाइन करते हैं कि टेक्निकल चार्ट कैसा बन रहा है और साथ में मैक्रो इकोनॉमिक डेटा कैसा बन रहा है, तो फिर ये पिक्चर समझ में आती है कि फ्यूचर में कहाँ जा सकता है। हालांकि देखिए, हम दावा नहीं कर सकते कि वहीं जाएगा। एक अंदाजा होता है, एक एनालिसिस होती है, लेकिन कभी कभी भगवान की कृपा से वो सही बैठ जाए। हाँ, देखिए, ये बड़ी ईमानदारी से उन्होंने बात कही। मैं कहने ही वाला था कि देखिए, ये निवेश का मामला है। आप पैसा लगाते हैं तो भाई किसी भी एक्सपर्ट को अगर आप कहीं देखें तो ऐसा ना करना शुरू कर दें कि अच्छा ये कह रहा है मैं पैसा लगा देता हूँ, अच्छा ये कह रहा है तो मैं पैसा निकाल लेता हूँ। आप किसी एक्सपर्ट को एनालाइज कीजिए। जैसे मैंने भी इनके 2 महीने पहले की प्रेडिक्शन देखी, अब 2 महीने बाद फिर देखा तो लगा कि हाँ, जो इन्होंने कहा था बिल्कुल वही हो रहा है। तो फिर से मुझे लगा कि भाई इन्होंने कहा था, तो इसलिए मैं फिर से आया हूँ। तो आप भी जो हैं केवल आज के आधार पर आप जो हैं कुछ राय मत बना लेना। ये देखना कि भाई इन्होंने लॉन्ग टर्म में अलग अलग समय पर क्या कहा था, कितना इनका कहा हुआ सही हुआ है। और इन्होंने बड़ी ईमानदारी से माना है कि भाई प्रेडिक्शन करते हैं, ये सही भी हो सकती है, गलत भी होती है, लेकिन कितना साइंटिफिक आधार पे आप ये कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। एकदम देखिए, ये किसी को नहीं पता, डिमांड एंड सप्लाई किसी के कंट्रोल में है नहीं, इसलिए प्राइस तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई से क्रिएट होती है और वो किसी को नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। सडनली कोई न्यूज़ आ जाए, ऐसी कोई अनरेस्ट हो जाए, इकोनॉमिक अनरेस्ट हो जाए ग्लोबल, तो इनके दाम स्पाइक कर जाएंगे। अगर सब कुछ शांत हो जाए, कूल ऑफ हो जाए, या कहीं अचानक से कहीं बहुत बड़ा रिजर्व मिल जाए, तो इनके दाम और नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा अनप्रेडिक्टेड होता है, अनसर्टेनिटी दुनिया में बनी हुई है। इसलिए हम कोई भी एनालिस्ट दावा नहीं कर सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। हम एक प्रोबेबिलिटी के बेस पे जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि यहाँ से आगे बढ़ सकता है, यहाँ से गिर सकता है, तो हम उसी के बेस पे जाते हैं। ठीक है, अब जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो सोना जो है एक बार फिर से अपने शिखर पर पहुंच रहा है और हो सकता है जब ये आप बातचीत देखें तो अपना नया शिखर बना ले, या नहीं भी बनाए तो भी ये लगभग मान के चलिए कि अपने उसी शिखर पर तो सोना पहुंच ही गया है और चांदी जो है वो नया हाई अपना बना चुकी है। पहले जो अक्टूबर में बनाया था उससे भी ऊपर अब चांदी पहुंच चुकी है। तो सर, ये कारण अभी क्या है? उस समय क्या कारण थे? उससे कुछ अलग कारण है या कुछ नया है? नहीं, कारण वही है। देखिए, कारण वही है। सोने और चांदी दोनों में, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि सोने का तो कंडीशन ये है कि देखिए, ये एक तरीके से हम फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर जा रहे हैं। जो दुनिया है, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो धीरे धीरे यूएस डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी घटा करके अब गोल्ड को से अपनी इकोनॉमी को बैक कर रही हैं एज अ फॉरेन रिजर्व। इस वजह से इस नाते वो बाय करती जा रही हैं, क्योंकि देखिए दुनिया में लगभग सबने देख लिया कि अमेरिका जो है कहीं ना कहीं हर चीज़ में अपनी दादागिरी रखने की कोशिश करता है। और ऐसा करने के लिए उसने, अगर इतिहास में जाएं तो उसने 2-3 ट्रिक्स अपनाई थी, जैसे वर्ल्ड बैंक की तरह से या आईएमएफ के नाते, या फिर और जिस तरीके से
तो उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया में से एक दादागिरी हो गई कि भाई जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो यूएस डॉलर में होगा, चाहे आप कोई भी ऑयल में करें या गोल्ड में करें। तो इंटरनेशनल ट्रेड को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया अपनी करेंसी के साथ करने का। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लोगों को दिख रहा है, जो दुनिया को दिख रहा है कि नहीं भाई इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ये कभी टैरिफ लगा देंगे, कभी कुछ सैंक्शन लगा देंगे, तो वहाँ से अब और साथ में आने वाले समय में अगर आप देखें तो उनका खुद का जो है डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत बढ़ चुका है। तो वहाँ की इकोनॉमी जो है उसमें स्थिरता बहुत बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो गोल्ड जो डॉलर की वैल्यू है वो धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं, अगर आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखें तो वो जो है लगातार गिरता हुआ जा रहा है। अभी जब हम इस समय बात कर रहे हैं तो पिछले 10 दिन से लगातार गिरावट होकर के अब इस समय 98.89 के आसपास चल रहा है। और इसी ट्रेंड में जाकर के वो और नीचे जा सकता है जैसा कि ट्रेंड दिख रहा है। 90 रुपए से ऊपर रुपया हो गया है। हाँ, डॉलर हो गया 90 रुपए से ऊपर। नहीं, मैं डॉलर और इंडियन करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूएस डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए दो चीजें दर्शकों को समझाने, बहुत से लोग कह रहे थे कि देखिए क्या बोल रहे हैं, ये डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया। आप दो चीज समझिए, इंडियन रुपए का डॉलर के मुकाबले जो एक्सचेंज रेट है वो 90 हो गया, ठीक है, वो ठीक है। वो इस समय कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। अच्छा, हाँ, 90 के ऊपर जब जाएगा तो थोड़ा बहुत मुझे ख्याल से आरबीआई इंटरवेंशन करेगी। 90 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसको जो थोड़ा सा जो रेट को छोड़ा हुआ उसका कारण क्या है कि देखिए इस समय जब तक ट्रेड डील नहीं होती इंडिया यूएस की, तब तक आपको पता है कि हमारे ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं। ठीक है, इन टैरिफ को काउंटर करने के लिए जो हमारी एक्सपोर्टिंग यूनिट्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए ये जो है जो बढ़ा हुआ यूएस डॉलर रेट है जिसमें इंडियन रुपीस की प्राइस डॉलर के मुकाबले गिरी हुई है, ये उनको सपोर्ट देती है। अच्छा, एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यूएस और इंडिया की ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, आप देखिएगा ये रेट बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, यानी कि रुपए में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट वो सारे मेजर्स लेने शुरू कर देगी जिससे कि रुपया स्ट्रांग होता चला जाए। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैं बात कर रहा था वो होती है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स मतलब वो एक ऐसा इंडेक्स है जो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट वो कितना स्ट्रेंथ है उसकी वो देखा जाता है। ठीक है, तो उसको DXY या डॉलर इंडेक्स कहते हैं, हम लोग उसको मार्केट में रेगुलरली फॉलो करते हैं। वो लगभग आप समझ लीजिए कि अपने ऑल टाइम लो के मतलब पिछले 4-5 सालों के लो के पास चल रहा था। थोड़े दिन पहले अभी बढ़ करके $100 पे आया था, 100 पॉइंट पे आया था, अभी वहां से फिर गिर करके 98.9 जा रहा है। अच्छा, अब ये फिर नीचे की ट्रेजेक्टरी, तो जितना ये नीचे गिरता जाएगा उतना ज्यादा आप गोल्ड में उछाल देखेंगे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स गिर रहा है इसलिए भी जो है सोना महंगा हो रहा है, ये बता रहे हैं। महंगा इन द सेंस कि सोने में डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरी चीज कि अपनी इकोनॉमी को जो है बैक करने की कंडीशन, तो ये देश अपने गोल्ड से अपनी इकोनॉमी को बैक करते रहेंगे। और फ्यूचर में मैं फिर आपको कहता हूँ, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मैंने कहा था कि बड़ी बात नहीं है कि देखेंगे कि धीरे धीरे दुनिया जो धीरे धीरे डॉलर से शिफ्ट होकर के या तो आपस में कोई एक करेंसी डिसाइड कर लें, जो स्पेशली ब्रिक्स करेंसी की बात चल रही है, ताकि अमेरिका की दादागिरी खत्म कर सकें, और या तो फिर एक दूसरे की करेंसी पे ही ट्रेड बायलैटरल ट्रेड होने शुरू हो जाएं। ठीक है, ताकि यूएस डॉलर को अब ये लोग अवॉइड करना शुरू करेंगे और जो रिजर्व है वो मोस्टली गोल्ड के फॉर्म में रखा जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज सिल्वर की बात है, तो सिल्वर में देखिए उसका भी जो है और गोल्ड के लिए एक और चीज बता दूं आपके दर्शकों को, गोल्ड का रेट तो देखिए वैसे ही बढ़ना है। गोल्ड जितना हमारे पास पूरी दुनिया में अवेलेबल है उसमें आप समझ लीजिए कि करंट रेट से जो उसकी डिमांड चल रही है उसके हिसाब से बस 10 से 15 सालों में एग्जिस्टिंग रिजर्व जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई नया रिजर्व नहीं मिला तो। अच्छा, ठीक है, अभी जितना ज्ञात रिजर्व है गोल्ड का वो आने वाले 10 से 15 साल में सारा का सारा माइन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इन्होंने एक अहम बात बताई कि अभी ये माना जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 सालों में जो सोने की खदानें हैं वो जो हैं खत्म हो जाएंगी, अगर कोई नई डिस्कवरी नहीं होती है तो 10 से 15 साल में, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ही ये जो मेटल है सोना नाम का, गोल्ड नाम का, ये उपलब्ध है, तो ये 10 से 15 साल में खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से भी आने वाले समय में क्योंकि शॉर्टेज दिख रही है या बिल्कुल खत्म ही हो सकता है नया सोना, तो इसलिए भी जो है सोने के दाम बढ़ रहे हैं एकदम। ये इसकी डिमांड यहाँ से कंसिस्टेंट बढ़ती ही जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ चांदी की भी यही सिचुएशन है। चांदी भी लगभग मेरे ख्याल से 6 लाख टन के आसपास जो है वो अवेलेबल है, ज्ञात जो अभी रिसोर्सेज हैं। अच्छा, तो करंट जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड मोर देन 50% जो है चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई है। ठीक है,
तो वो लगभग 20 से 25 सालों में वो खत्म होने के ये सोलर पैनल वगैरह में चांदी वगैरह काफी सोलर पैनल में, ईवी में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, आपकी जितनी तरीके से जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बन रहे हैं उन सब में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। तो ये जो है इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है इधर। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि सोने और चांदी का मतलब या तो ज्वेलरी या फिर बर्तन, दो ही चीज़ें समझ में आती थी। अब तो गोल्ड भी देखिए, आपके जितने मोबाइल्स के कॉन्टैक्ट्स हैं गोल्ड में, आपको मोबाइल सारे उसमें गोल्ड के कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। इवन इनफैक्ट आपकी गोल्ड रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री काफी तेजी से शुरू होने वाली है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से गोल्ड निकालना शुरू करेगी। वो ऑलरेडी हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है, यहाँ भी शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसीलिए आप बता रहे हैं कि ये रेट बढ़ रहे हैं। एक कंसिस्टेंट डिमांड है। आने वाले 10 से 15 सालों में समझ लीजिए गोल्ड और सिल्वर यहाँ से काफी ऊपर दिखाई देंगे। तो इनमें हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करें। और चांदी तो अभी देखिए 1,82,000 पे चल रहा है इस समय। 1,84,700 का इसने ऑल टाइम हाई अभी कल बनाया है। ठीक है, अब यहाँ से हो सकता है जब भी ऑल टाइम हाई बनता है तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, यानी कि जो लोग पहले खरीद चुके हैं वो इसको एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर नीचे आएगा तो खरीदेंगे। तो लगभग हो सकता है कि 1,70 तक ये गिरे और उसके बाद फिर ये 2 लाख के लिए चल देगा। ठीक है, ये बहुत से दर्शक कंफ्यूज होंगे, उनको बता दूं कि 2 लाख के रुपए प्रति किलो की चांदी का जो भाव पहले हम बता रहे थे आपको कि अक्टूबर में बनाया था, वो ऐसे बनाया था कि लगभग 1,70 के आसपास MCX में चांदी का भाव चला गया था और चांदी की शॉर्टेज थी। तो जो प्रीमियम आ रहा था चांदी के ऊपर, यानी कि आपको हाथ में चांदी लेने के लिए MCX का भाव प्लस 30-35 हज़ार रुपये प्रति किलो का प्रीमियम ये आप देंगे तब आपको मिलेगी। तो 2 लाख तक चांदी पहुंच गई थी। तो लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अच्छी बात यह है कि अभी आपको अगर आप फिजिकल भी चांदी लेना चाह रहे हैं तो 2 लाख से नीचे ही अभी मिल जाएगी। क्योंकि अभी शॉर्टेज उस तरह से नहीं आ रही जैसे उस समय पर आ रही थी। एकदम। हाँ, ठीक है। तो ये जो रेट है वो आपने सही कर दिया कि ये MCX के फ्यूचर रेट्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि चार्ट पे हमें वही दिखता है। ठीक है, हम इसीलिए उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि वो एक ऐसा है कि जिसका हम हिस्टोरिकल चार्ट देख सकते हैं। और वही जो है जो MCX से ये रेट बता रहे हैं उसी से ही रेट तय होता है कि भाई ये रेट आ रहा है, इससे ऊपर नीचे कितना करना है। ये जो बुलियन वाले होते हैं, ज्वेलर वाले होते हैं, ये उसी के आधार पर सब कुछ तय करते हैं। इसलिए MCX वही रेट डिस्कवरी का सिस्टम माना जाता है। बाजार का रेट है, बाजार का रेट है। अब अभी सर आने वाले कितने समय में आप कितने वक्त का मतलब बताएंगे कि इतने समय में सोना यहाँ जा सकता है? पहले सोने की बात करते हैं। देखिए सोना ऑलरेडी 1,30 पे चल रहा है। और 1,32 उसका ऑल टाइम हाई है। मुझे लग रहा है कि ये साल जो है थोड़ा सा मतलब अगर मैं कहूँ कि अगले साल के मिड में 2026 के अंदर हम इसको आराम से, मुझे लग रहा है कि ये हम फिर से उसको 1,40 के आसपास या उसके ऊपर भी हम देख सकते हैं। अच्छा, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं उससे ऊपर एक बार और जा सकता है। एकदम जा सकता है। अब तो शादी का काफी सीजन निकल गया सर। देखिए शादी के सीजन की बात नहीं है इसमें, मैंने कहा ना ये शादियों से बहुत फर्क इसमें नहीं है। ये जो बाइंग हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बैंक जो है वो खरीद रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना ये एक बड़े लेवल पे काम चल रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे शादियों के विवाह में हमने खरीद लिया, क्योंकि इंडिया में शादियां हैं तो उससे अमेरिका में रेट क्यों बढ़ रहा है? वहां तो नहीं बढ़ना चाहिए। इतना कंजम्पशन तो है नहीं। ये जो कंजम्पशन है वो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग की वजह से हो रहा है। ठीक है। जो इंडिया है, उसमें टर्की है, रशिया है, ठीक है, तो ये सब जो है, चाइना है, ये जो है ह्यूज गोल्ड बाइंग कर रही है। हमारा देश भी उसमें, अभी आपने कुछ समय पहले देखा था कि यूके में पड़ा हुआ सारा गोल्ड इंडिया मंगवा लिया गया। तो ये एक आने वाले भविष्य में कुछ एक ऐसी चीजें होने वाली हैं जिनकी तैयारियां चल रही हैं, जो आप देखेंगे। नहीं, मैं शादी का जो पूछ रहा था ना, वो अभी शादी का सीजन तो काफी निकल चुका। जी। फरवरी मार्च में एक शादी का सीजन अभी आएगा। तो वो लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी ले लें सोना या चांदी, या अभी थोड़ा नीचे आ सकता है, क्या करें? देखिए क्योंकि अभी अक्टूबर में ऊपर जाने के बाद काफी नीचे आ गया था, लेकिन अब फिर ऊपर चला गया। देखिए बहुत नीचे नहीं आएगा, मैं आपको बताऊं। देखिए 10 से 15% जो करेक्शन है ना, ये नॉर्मल है। ठीक है, 10 से 15% जो है करेक्शन नॉर्मल है। हो क्या रहा है, देखिए पहले सोने में अगर आप पिछले 5 साल पहले का सोने का इतिहास देखेंगे तो उसमें आपको सोने में बढ़ोतरी भी और गिरावट भी थोड़ी होती थी। अभी क्या हो गया है कि इसने पिछले 1 साल में लगभग 60% का मूव दे दिया। अच्छा, ठीक है। और रिटर्न लगभग 60% का जनरेट कर दिया। तो अब हुआ क्या है कि अब सोने में फिजिकल डिमांड के साथ साथ स्पेकुलेशन, जिसे मार्केट की भाषा में कहते हैं स्पेकुलेशन, यानी कि ट्रेडिंग शुरू हो गई है। उनके फ्यूचर्स की ट्रेडिंग, उनके ऑप्शंस की ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये जब स्पेकुलेशन शुरू हो जाता है ना, तो उसके रेट्स और ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए पिछले 1 साल में बाजार में, मैं शेयर मार्केट में हूँ, आप जानते ही हैं,
तो शेयर मार्केट ने उतना बढ़िया रिटर्न नहीं दिया। लेकिन एक साल में सोने और चांदी ने तो करीब 70% के ऊपर और सोने ने करीब 60% का रिटर्न एक साल में दिया। अब सोचिए, इतना तो कोई शेयर मार्केट में भी रिटर्न नहीं जनरेट होता है। तो इसलिए जो भीड़ है, जो ट्रेडर्स की भीड़ है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों मेटल्स में आ गई है। ठीक है। तो ये आपको फ्लक्चुएशन और साथ में आपकी वोलेटिलिटी इसको कहते हैं, प्राइस ऊपर नीचे होना, ये इसमें ज्यादा आपको दिखाई देगा आने वाले समय। तो जिनके घर में शादी है आने वाले समय में, वो रेट वेट ना देखें, वो ले लें जिस रेट पे, क्योंकि ये देखिए धीरे धीरे आपको बढ़ता ही जाएगा ये। ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन आएंगे नो डाउट, लेकिन कब आएंगे ये किसी को नहीं पता। मैं ऑनेस्टली बता दूं, कब आएंगे, कब कैसे आएंगे, ये किसी को नहीं पता। और मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है सोना और चांदी, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आप उसको एक SIP के तरीके से अवधि में निवेश करते रहें। ठीक है। नीचे आ जाए तो और बढ़ा दें, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दें, और ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे करके उसको ऐड ऑन करते रहें। या अगर उसको फिजिकल में करना है तो भाई थोड़ा थोड़ा करके आप खरीदते रहिए। आप फिजिकल में रखना है तो फिजिकल में रख लीजिए। अगर जिनको, एक चीज और बता दूं आपके दर्शकों को, बहुत बीच में बात हो रही थी डिजिटल गोल्ड की, जिनको डिजिटल गोल्ड में निवेश करना है तो सेबी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था, एक क्लैरिफिकेशन भी था कि डिजिटल गोल्ड में जो लोग खरीदे ना, तो वो हमेशा एक ऑथराइज्ड डिजिटल गोल्ड का जो वेंडर है ना, उससे ही खरीदें। ठीक है। सबसे सेफ तो है कि गवर्नमेंट की जो MMTC PAMP ऐप है, अच्छा, वो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है। अच्छा, आप उस पर जाकर डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर खरीद सकते हैं। तो वो जितना आप खरीदेंगे, गवर्नमेंट उतना आपके नाम का रिजर्व करके रख देगी। अच्छा। बाकी किसी ऐसे बहुत से ऐप अचानक से मार्केट में आ गए हैं जो कि कोई लोकल गोल्ड, मतलब जो गोल्ड डीलर है या कोई ज्वेलर है, उसने शुरू कर दिया। ऐसे जगहों से बचें, डिफॉल्ट रिस्क होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने पैसा तो दे दिया लेकिन अगले ने अपना आपके लिए फिजिकल सिक्योर करके नहीं रखा, तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो MMTC की जो योजना या MMTC की जो ऐप है वो एक सेफ है, आप ही कह रहे हैं? MMTC की वेबसाइट से खरीद लीजिए, MMTC के ऐप से खरीद लीजिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो वहाँ जो भी खरीदेंगे वो सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अश्योर करते हैं। ठीक है भाई, हमारा जो मकसद होता है बातचीत करने का या आपको कुछ बताने का, वो ये भी होता है कि आप एजुकेट हों। तो इसलिए हमने इस पर भी इन्होंने बताया कि भाई आपको इन्वेस्ट करना है तो MMTC के जरिए, ये सरकारी है तो इसके आप चिंता मत कीजिए कि हम इसका प्रमोशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये होता है कि आप इसका प्रमोशन कर रहे हैं, भाई सरकारी है तो सरकार तो हमारी है, ये उसका तो प्रमोशन कर ही सकते हैं। ये हम जनता के हित की बात कर रहे हैं ना। कल को कोई आपका पैसा लेके भाग गया, कि आजकल ऐप केवल दिखते हैं, अब वो अचानक से ऐप बंद करके भाग गया है। बहुत से चाइनीज ऐप के थ्रू बहुत से स्कैम हुए, जैसा कि आपने देखा है बाजार में। तो देखिए, पैसा आता बड़ी मुश्किल से और आदमी निवेश करता ये सोच करके कि वो पैसा भविष्य में हमारे काम आएगा। इस नाते मैं हमेशा कहता हूं कि निवेश करने में अपने रिस्क को जरूर सोच समझ के करें। धन बढ़ने के लिए होता है, धन गंवाने के लिए थोड़े होता है। एक आपने जैसे चांदी का बताया कि इतने लाख टन है, सोने का कितना टन अभी बता रहे हैं बचा हुआ रिजर्व? देखिए, सोने का जो रिजर्व है, मैं आपको एक विजुअल फॉर्म में बता दूं। अभी तक जितना सोना माइन किया जा चुका है वो करीब 21 मीटर का क्यूब है टोटल। अच्छा। हम यहाँ बैठे हैं ना, तो आप यहाँ बना लीजिए 21 मीटर का क्यूब, उतना ही गोल्ड हम अभी तक माइन कर चुके हैं। अच्छा। और जो गोल्ड बच गया है वो 15 मीटर का क्यूब बनेगा बस। अच्छा। तो अब आप समझ लीजिए कि उसके हिसाब से बहुत ज्यादा सोना नहीं रह गया है। 10 से 15 सालों में ये सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। ओ, समझ लीजिए जितना हम अब तक, जब से मतलब हमने आंखें खोली हैं, जब से हमने होश संभाला है, जितना सोना निकल चुका है उसका काफ़ी उतना भी नहीं बचा है, उससे बहुत कम सोना अब रह गया है। इस वजह से अब क्योंकि आगे नहीं बचा दिख रहा है, तो इस वजह से भी जो है स्पेकुलेशन बहुत है, इस वजह से भी डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड तो खैर क्योंकि एक तरह की करेंसी बनाने की योजना भी चल रही है, तो उस वजह से है एकदम। और जब आगे दिखाई नहीं दे रहा कि सप्लाई आगे बहुत कम होगी, तो इसीलिए भी जो है आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें आप जो है रेट गिरता हुआ नहीं देख रहे। चांदी में बहुत गिरा था रेट, लेकिन सोने में उतना नहीं गिरा था। नहीं, क्योंकि सोने में बाइंग सेंट्रल बैंक्स की हो रही है। चांदी में तो देखिए थोड़ा बहुत सीजनल फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, लेकिन सोने की बाइंग थोड़ी अलग तरीके की हो रही है, इसलिए वहां पे हर गिरावट में खरीद लिया जा रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दर्शक, मुझे लगता है कि आगे आपके ये जो आपने बात कही है, इसको रिकॉर्ड पे रख के आगे देखेंगे कि आपने आज जो बात कही है, पहले जो बात कही थी वो 2 महीने बाद अब जो सही निकली, तो इसलिए हम आए इनके पास में। मैं आपके दर्शकों से फिर कह दूं, देखिए हम लोग बाजार के हिसाब से, जितनी हम जानकारी के हिसाब से एक हम एनालिसिस बनाते हैं, उसी के बेस पे मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। किसी भी प्रकार का दावा नहीं करता हूं मैं कि यही होगा। मेरे ख्याल से कोई कर भी नहीं सकता। अपनी समझ बताते हैं कि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है एकदम। और उसमें यह है कि कभी कभी हम जैसा कहते हैं वैसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोशिश यही करती है कि जब सारे फैक्टर्स को मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ती हैं और वो कुछ हद तक सही बैठ जाती है। और यही एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी दिल्ली में हूँ
और मुझे दिल्ली के जो है नजफगढ़ में जाना है, एकदम मैंने गूगल मैप लगाया, वो दिखा रहा है कि आपको 1.5 घंटा लगेगा, एकदम तो हो सकता है कि आप 1 घंटा 20 मिनट में भी पहुंच जाएं, एकदम। और हो सकता है कि आप 2.5 घंटे तक भी ना पहुंच पाए, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसा आ जाए अचानक जो से कोई अनफोर्सीन था। कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ रास्ते खराब हो गए, हाँ। तो अब वो अनफोर्सीन इवेंट है, उसको फिर हम अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, नहीं कर इसलिए सकते, दावा हम नहीं कर सकते। हाँ। हाँ, एनालिसिस के बेस पे हमने एक अंदाजा बता दिया। हाँ कि भाई अभी तक हमने ये देखा है, Exactly. या हमारा एक्सपीरियंस ये है, तो आगे ये होगा। एकदम। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी दर्शकों से मेरी बस यही अपील रहेगी कि भाई निवेश करने से पहले थोड़ा सा देखें, समझें, तभी निवेश करें। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि भाई आप ऐसे ही किसी भावनाओं में ना बह जाएं, इसलिए एजुकेट करने की भी कोशिश करते हैं और बार बार समझाते हैं कि भाई सोच समझ के ही निवेश करें, क्योंकि पैसा आपका अपना है। पैसा बढ़ते हुए देखते हैं तब तो बिल्कुल आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन जब पैसा जाता है तो फिर बहुतों के दिल टूटते हैं और फिर बड़ी समस्या होती है। अच्छा तो सब जो है वो बस कह देते हैं हाँ ये बहुत बढ़िया, ये सब मेरी योजना है, और जब पैसा मान लीजिए नुकसान हो जाए तो लोग फिर ढूंढते हैं हाँ, ये इसकी वजह से हुआ है। तो इसलिए उस सिचुएशन में आपको ना आना पड़े, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ भाई सोच समझ के ही निवेश करें। नोएडा से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।